नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज का अपना टॉपिक रहेगा एनिमल रिप्रोडक्शन यानी कि पशु प्रजनन। और देखिए पशु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो नर पशु और एक मादा पशु। तो जब हम नर पशु के प्रजनन तंत्रों का अध्ययन करेंगे, नर जनन अंगों का अध्ययन करेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे? हम एंड्रोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंड्रोलॉजी। और उससे संबंधित जो डॉक्टर होता है, विशेषज्ञ होता है, उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऐसे ही जब हम मादा पशु के प्रजनन तंत्रों का अध्ययन करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? हम गायनोकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायनोकोलॉजी बोलते हैं। और उससे संबंधित जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। जब इन दोनों का हम एक साथ में अध्ययन करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? एनिमल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जो अपने AHDP सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट चलती है ना, एनिमल रिप्रोडक्शन, उसमें हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, उन दोनों का हम एक साथ अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एनिमल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो देखिए इसमें अपने वेटनरी एनाटॉमी और जो EHDP सेकेंड ईयर का पार्ट है ना, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नर जनन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है एंड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, यानी कि जो पूरा जनन तंत्र है, उस पूरे जनन तंत्र के जितने भी अंग हैं, उन सभी अंगों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 3 भागों में। देखिए बहुत ही आसान है, सबको समझ में आएगा। देखिए पहला प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन यानी कि प्राथमिक अंग। तो प्राथमिक अंग में कौन किसको प्राथमिकता दी जाएगी बताइए? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो प्राथमिक अंग में आ जाएंगे वृषण। क्या आ जाएंगे? वृषण। वृषण आ जाएंगे टेस्टीज। और वृषण कहां पर रखे रहते हैं? वृषण कोश में। कहां रखे रहते हैं? वृषण कोश में। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें सेकेंडरी ऑर्गन। सेकेंडरी ऑर्गन यानी कि द्वितीयक अंग। तो देखिए द्वितीयक अंग में एक तो वास्ट डिफरेंस आ जाएगा ना, शुक्रवाहिनी, यानी कि शुक्रवाहिनी आ जाएगी। और अधिवृषण आ जाएगा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण है ना। और उसके बाद पेनिस आ जाएगा, सशंग। ठीक है, तो ये हो गए द्वितीयक अंग। अब उसके बाद में आती है सहायक ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथि। तो देखिए तीसरा है एसेसरी ग्लैंड, सहायक जनन ग्रंथि। तो सहायक ग्रंथि में देखिए एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड है ना। उसके बाद में सेमिनल वेसिकल आ जाएगी। प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। दूसरी सेमिनल वेसिकल, इसको बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं? शुक्राशय बोलते हैं। उसके बाद में तीसरी आ जाएगी वल्वो यूरिथ्रल या काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि नर जनन तंत्र के बारे में हमको पढ़ना क्या है, यानी कि इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो नर जनन तंत्र का सबसे जो प्राइमरी ऑर्गन होता है, प्राथमिक अंग होता है, वो क्या होता है? दोनों वृषण होते हैं ना। वृषण होते हैं, वो कहाँ रखे रहते हैं? वृषण कोश में रखे रहते हैं। ठीक है, और
सेकेंडरी ऑर्गन देखिए प्राथमिक अंग में क्यों शामिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है ना, इसलिए इनको हम मुख्य अंग में या प्राथमिक अंग में शामिल करते हैं। उसके बाद में द्वितीय अंग में देखो एक तो वास्ट डिफरेंस आ जाएगी, शुक्र वाहिनी आ जाएगी है ना, उसके बाद एपिडिडाइमिस आ जाएगा अधिवृषण, और उसके बाद में पेनिस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एसेसरी ग्लैंड में सहायक जनन ग्रंथि में कौन कौन सी आ जाएंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगी, सेमिनल वेसिकल आ जाएगी, और उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड आ जाएंगी। तो इनके एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, वृषण कोष की। किसकी बात करेंगे हम, वृषण कोष की बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे प्राथमिक जनन अंग वृषण के बारे में, ठीक है। तो देखिए बात कर लेते हैं स्क्रोटम की, है ना। वृषण कोष, तो वृषण कोष कैसी संरचना होती है, अंडाकार संरचना होती है ना। कैसी संरचना होती है, अंडाकार संरचना, अंडाकार संरचना होती है। कहां पर होती है, इंग्वाइनल रीजन के सामने, है ना। इंग्वाइनल रीजन, तो जो वृषण कोष होते हैं वो इंग्वाइनल रीजन के सामने स्थित अंडाकार संरचना होती है ना। तो इस वृषण कोष में जो दोनों वृषण होते हैं वो लटके रहते हैं। किसके द्वारा लटके रहते हैं, स्पर्मेटिक कोड के द्वारा लटके रहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए जो वृषण कोष होता है ना, इसमें 4 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती हैं, 4 परतें पाई जाती हैं। तो देखिए इस वीडियो से आपका जो एचडीबी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए इधर वृषण कोष में कितनी परतें पाई जाती हैं, 4 परतें। कौन कौन सी होती है भाई, देखिए सबसे पहली परत होती है स्किन, और ये सबसे बाहर की परत भी होती है स्किन। तो स्किन होती है ना, ये बाल रहित संरचना होती है, इस पर बाल नहीं पाए जाते हैं, बाल रहित संरचना होती है, बाल रहित संरचना होती है। और देखिए इस पर स्वेट ग्लैंड बोले तो पसीना ग्रंथि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है भाई, पसीना ग्रंथि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और सबसे खास बात तो यह है कि इसमें सब क्यूटेनियस जो फैट होती है ना वो बिल्कुल नहीं पाई जाती, सब क्यूटेनियस फैट नहीं पाई जाती है ना। देखिए सबका मतलब क्या होता है, नीचे, सबका मतलब क्या होता है, नीचे। क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है, त्वचा, त्वचा के नीचे जो परत, त्वचा के नीचे की जो परत होती है ना उसमें क्या पाई जाती है, फैट पाई जाती है, सब क्यूटेनियस फैट लेयर होती है। तो इसमें वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। इतना ध्यान रखना है कि जो स्क्रोटम होते हैं उसमें सब क्यूटेनियस फैट नहीं पाई जाती, और इस पर बाल नहीं पाए जाते हैं। स्वेट ग्लैंड होती है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। स्किन होती है वो सबसे बाहर की परत होती है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी परत है टूनिका डार्टोस। कौन सी है, टूनिका डार्टोस। अब देखिए ये जो टूनिका डार्टोस होती है क्या होती है, यानी कि वृषण कोष के अंदर ये लाल रंग का फाइब्रोलास्टिक टिश्यू होता है। क्या होता है, लाल रंग का फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू होता है, फाइब्रोलास्टिक टिश्यू होता है, जो क्या काम करता है, जो वृषण कोष को 2 असमान भागों में विभाजित करता है, 2 असमान भागों में विभाजित करता है ना, 2 असमान भागों में विभाजित करता है। और क्या बनाता है, सेप्टम स्क्रोटाई। क्या बनाता है, सेप्टम स्क्रोटाई बनाता है। ये सेप्टम स्क्रोटाई क्या करता है, इस वृषण कोष को 2 भागों में विभाजित करता है। जैसे देखिए
जैसे मान के चलिए क्या हो गया, वृषण हो गए है ना, तो सबसे बाहर की परत क्या हो जाएगी, स्किन हो जाएगी। उसके बाद इसमें परत होती है, ये लाल रंग का फाइब्रोलास्टिक टिश्यू होता है ना, जो ये क्या है, ये हो जाएगा सेप्टम स्क्रोटाई। ये क्या हो जाएगा, सेप्टम स्क्रोटाई, जो इसको दो असमान भागों में विभाजित करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरी परत है स्क्रोटल फेसिया। अब यहां तक आपने नहीं लिखा तो लिख लेना है ना, फिर मैं लिखा रहा हूं। तीसरी परत है स्क्रोटल फेसिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए ना। स्क्रोटल फेसिया, इसमें तीन परतें पाई जाती हैं, इसमें तीन परतें पाई जाती हैं। तीन परत पाई जाती है, कौन कौन सी होती है देखिए। एक तो पाई जाती है इंटर कॉलुमनर, है ना, क्रीमेस्ट्रिक और इनफंडिबुलिफॉर्म, इनफंडिबुलिफॉर्म, ये इसमें लेयर पाई जाती हैं। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा वो बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आती है टूनिका वेजिनेलिस। कौन सी आती है, टूनिका वेजिनेलिस। चौथी लेयर है टूनिका वेजिनेलिस। टूनिका वेजिनेलिस होती है ना, वो सबसे अंदर की परत होती है ना, सबसे अंदर की परत होती है। अब देखो, अब इसमें एक शब्द आ रहा है ना वेजिनेलिस, तो वेजिनेलिस का संबंध वेजाइना से बिल्कुल भी नहीं है ना, तो ध्यान रखना है। ये टूनिका वेजिनेलिस किसमें पाई जाती है, ये स्क्रोटम में पाई जाने वाली सबसे अंदर की लेयर होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई किसकी बात, स्क्रोटम की, है ना। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे वृषण की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है, उनको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यानी कि जन्म के बाद जो दोनों वृषण होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, वृषण कोष में स्थित होते हैं, होते कि नहीं होते, होते हैं, है ना। लेकिन भ्रूण अवस्था के दौरान जो दोनों वृषण होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं, तो वो किडनी के नीचे स्थित होते हैं। ज्यादा कोई लिखने की इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, किडनी के नीचे उधर गुहा में पाए जाते हैं। अब देखिए, अब भ्रूण अवस्था के दौरान यानी कि कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं जिनमें जो दोनों वृषण है ना वो वृषण कोष में नहीं आ पाते हैं, वो मतलब उदर गुहा में रहते हैं और उनमें शुक्र जनन भी चलता है, तो इसे क्या बोलते हैं, टेस्टिकोंडा बोलते हैं ना। तो इसको लिख लीजिए आप, कुछ स्तनधारियों जैसे हाथी, व्हेल आदि में दोनों वृषण उदर गुहा में ही पाए जाते हैं, उदर गुहा में ही पाए जाते हैं, उदर गुहा में पाए जाते हैं जो तो ठीक है, लेकिन शुक्र जनन भी करते हैं और शुक्र जनन भी करते हैं। शुक्र जनन का मतलब है शुक्राणुओं का निर्माण, है ना। शुक्र जनन भी करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे टेस्टिकोंडा कहते हैं, इसे टेस्टिकोंडा कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि कुछ जानवर होते हैं जैसे कि हाथी हो गया, भेड़ हो गया, इनमें जो दोनों वृषण होते हैं वो वृषण कोष में नहीं आते हैं, वो उदर गुहा में रहते हैं। कुछ भगवान ने व्यवस्था ऐसी बनाई है, ठीक है, तो वो उदर गुहा में रहते हैं और वो शुक्र जनन भी करते हैं। शुक्र जनन भी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिकोंडा बोलते हैं। देखो जनरली क्या होता है, यानी कि जन्म के बाद जो वृषण होते हैं वो किस में आते हैं, वृषण कोष में आते हैं। वृषण कोष में आना होता है उनको, क्यों, क्योंकि देखो जो शरीर का तापमान होता है ना वो ज़्यादा होता है और शरीर का ज़्यादा तापमान शुक्र जनन को बाधित करता है, यानी कि ज़्यादा तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है। इसीलिए जो दोनों वृषण है वो वृषण कोष में नीचे आ जाते हैं।
तभी उनमें शुक्र प्रजनन की प्रक्रिया हो पाती है। लेकिन इनमें जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा में ही पाए जाते हैं और शुक्र प्रजनन भी करते हैं, तो इसको बोलते हैं टेस्टिकोंडा। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक टर्म आता है क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म, क्रिप्टोर्किडिज्म या इसको क्या बोलते हैं, और हिडन टेस्टिज है ना, और क्या बोलते हैं रिटेन टेस्टिज, रिटेन टेस्टिज। तो देखो क्या होता है भाई, ये समझिए। हेड का मतलब क्या होता है, हेड का मतलब होता है छुपाना, है ना, बहुत छुपाते हैं वहाँ पे, स्टेटस हो, स्टोरी होगा ना। तो हेड का मतलब क्या होता है छुपाना, और रन टेस्टिंग यानी कि क्रिप्टोर्किडिज्म किसे कहते हैं, तो देखिए आप समझिए। यानी कि होता क्या है कि जन्म के बाद दोनों वृषणों को किस में आना होता है, वृषण कोश में आना होता है। लेकिन जब जन्म के बाद दोनों वृषण कोश में ना आकर उदर गुहा में रह जाते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझ लेना। ठीक है, यानी कि जन्म के बाद वृषणों का वृषण कोश में ना आकर उदर गुहा में रह जाना क्या कहलाता है, क्रिप्टोर्किडिज्म कहलाता है, हिडन टेस्टिज कहलाता है, रिटेन टेस्टिज कहलाता है। तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, जन्म के बाद वृषणों का वृषण कोश में ना आकर, वृषण कोश में ना आकर उदर गुहा में रह जाना, उदर गुहा में ही रह जाना क्या कहलाता है भाई, क्रिप्टोर्किडिज्म कहलाता है। अब देखो, जब दोनों वृषण उदर गुहा में रहेंगे, शरीर के तापमान पर रहेंगे, शरीर का तापमान ज़्यादा होता है, तो भाई इनमें शुक्र प्रजनन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जो वो नर होता है ना, वो कैसा होता है, नपुंसक होता है। कैसा होता है, वह नर नपुंसक होता है, वह नर नपुंसक होता है, नपुंसक होता है। सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है, घोड़े में। सबसे ज्यादा एक केस किस में देखने को मिलता है, घोड़े में देखने को मिलता है। देखो, जब दोनों ही वृषण कोश में नहीं आ पाते तब उसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल, क्या बोलते हैं, बाइलेटरल क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। जब दोनों वृषण कोश में ना आकर उधर गुहा में रह जाते तब उसको बोलते हैं बाइलेटरल क्रिप्टोर्किडिज्म, है ना। ठीक है, इसको लिख लेना। अब हम बात करें, देखिए सांड में जो तापमान होता है वो शुक्र प्रजनन को भाई बाधित करता ही करता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो व्यवस्था क्या है, यानी कि सांड में शुक्र प्रजनन की प्रक्रिया अच्छे से चल सके। सांड का कोई भी हो सकता है। ठीक है, सांड में शुक्र प्रजनन की प्रक्रिया अच्छे से चल सके, इसके लिए जो वृषण का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, ये ध्यान रखना है। यानी कि वृषणों का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। क्यों कम होता है, ताकि उनमें शुक्र प्रजनन की प्रक्रिया अच्छे से चल सके। तो इसको लिख लीजिए, सांड में शुक्र प्रजनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया अच्छे से चल सके, अच्छे से चल सके, इसके लिए वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ठीक है भैया, कम होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करें किसकी, मुर्गे की बात करें तो मुर्गे में तो वृषण कोश होते हैं ना, वो अनुपस्थित होते हैं। अब वृषण कोश अनुपस्थित होते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें वृषण भी अनुपस्थित होंगे। वृषण पाए जाते हैं और उदर गुहा में पाए जाते हैं। और आकृति कैसी होती है उनकी, वीन शेप होती है, यानी कि सेम के आकृति की होती है। तो यहाँ तक आपने लिख लिया हो तो आगे लिखे, है ना, लिखना चाहो तो लिख लो, इससे आपको क्या है सेकेंड ईयर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको। ठीक है, तो देखिए हम बात कर लेते हैं किसकी,
मुर्गे की नहीं करेंगे, है ना। मुर्गे में वृषण कोश अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, क्योंकि वृषण उदर गुहा में पाए जाते हैं, उदर गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। आकृति होती है वीन शेप, है ना। सवेरे वाली बीन मत समझ लेना, बजाने वाले आती है ना, वो नहीं है ये कौन सी है, जो सेम होता है ना उसको बोलते हैं वीन शेप, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बात करेंगे वृषण की, ठीक है। तब तक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ शुरू से, ना। तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, वृषण कोश की। तो फटाफट इसको 2 मिनट में अभी हम रिकैप कर लेते हैं। तो देखो जो वृषण कोश होते हैं वो इंग्वाइनल रीजन के सामने स्थित होते हैं, अंडाकार संरचना होती है ना। वृषण कोश की जो भित्ति होती है ना, उसमें 4 परत होती है। वृषण कोश में 4 परत होती है। सबसे ऊपरी परत होती है स्किन। कौन सी होती है, स्किन होती है। तो स्किन होती है वो बाल रहित संरचना होती है ना। स्वेट ग्लैंड उसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और सबक्यूटेनियस फैट होती है उसमें बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, ठीक है। सबसे भारी परत होती है। उसके बाद है टूनिका डार्टोस। टूनिका डार्टोस क्या होती है, उसमें एक लाल रंग का फाइब्रोलास्टिक टिश्यू होता है, जो क्या बनाता है, सेप्टम स्क्रोटाई बनाता है। देखो जो सेप्टम शब्द आ जाए ना तो समझ लो 2 भागों में बट रहा है कुछ ना कुछ। जैसे नेजल सेप्टम है, ये नेजल सेप्टम में 2 भागों में बटा है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो सेप्टम स्क्रोटाई बनाता है, जो वृषण कोश को 2 असमान भागों में विभाजित करता है। उसके बाद में हमने बात की थी स्क्रोटल फेसिया की। तो स्क्रोटल फेसिया होती है, उसमें कितनी परत होती है, 3 परत होती है ना। एक तो इंटरकोलुनर होती है, क्रीमेस्ट्रिक होती है, और एक इनफंडिबुली फॉर्म होती है। ये 3 परत उसमें पाई जाती है। उसके बाद में हमने बात की थी ट्यूनिका वेजिनेलिस, जो सबसे अंदर की परत होती है। ये वृषण कोश की बात की। उसके बाद हमने बात की थी कि जो वृषण होते हैं भ्रूण अवस्था में वो कहाँ स्थित होते हैं, किडनी के नीचे स्थित होते हैं, उदर गुहा में पाए जाते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी टेस्टिकोंडा क्या होता है। देखिए कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं जिनमें जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा में पाए जाते हैं और शुक्र जनन भी करते हैं, जैसे कि हाथी हो गया, भेड़ हो गया, है ना, शुक्र जनन भी करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उनको टेस्टिकोंडा कहते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी क्रिप्टोकिडिज्म, हिडन टेस्टिज, रिटेन टेस्टिज क्या होता है, यानी कि जन्म के बाद वृषणों का वृषण कोश में ना आकर उदर गुहा में रह जाना क्या कहलाता है, क्रिप्टोकिडिज्म कहलाता है। जब दोनों रह जाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल क्रिप्टोकिडिज्म बोलते हैं, ठीक है भैया। सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है, घोड़े में देखने को मिलता है। और जिसमें यह केस देखने को मिलता है ना, वह नपुंसक होता है। क्यों नपुंसक होता है, क्योंकि जब दोनों वृषण उदर गुहा में रह जाएंगे तो शुक्र जनन नहीं हो पाएगा, शुक्र जनन नहीं हो पाएगा तो शुक्राणु नहीं बन पाएंगे, शुक्राणु नहीं बनेंगे, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, तो फिर क्या करेगा वो, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो क्रिप्टोकिडिज्म हो गया, उसके बाद हमने बात की थी मुर्गे की, है ना। मुर्गे में वृषण कोश अनुपस्थित होते हैं भाई। अब क्यों होते हैं ये मुझे नहीं पता, है ना। अब वृषण कोश अनुपस्थित होते हैं लेकिन वृषण पाए जाते हैं उदर गुहा में, ठीक है। उदर गुहा में पाए जाते हैं और वीन शेप होते हैं, सेम आकृति को। अब हम बात करेंगे वृषण की, टेस्टिज की, जो कि नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग है, ठीक है। तो देखिए तो देखिए भाई वृषण, है ना। टेस्टिज संख्या में कितने होते हैं बताओ, संख्या में कितने होते हैं, 2। संरचना कैसी होती है, अंडाकार, कहाँ पाए जाते हैं, वृषण कोश में। कहाँ पाए जाते हैं, वृषण कोश में। किसके द्वारा लटके रहते हैं, स्पर्मेटिक के द्वारा लटके रहते हैं। यानी कि जो दोनों वृषण होते हैं वो वृषण कोश में स्पर्मेटिक के द्वारा लटके रहते हैं। स्पर्मेटिक क्या होती है, एक रस्सीनुमा संरचना होती है जो बहुत सी संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा इसमें, ना। और अब देखिए, यानी कि जो वृषण होते हैं
वृषणों के ऊपर एक परत पाई जाती है ना, एक परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं टूनिका एल्बुजिनिया। लचीली होती है, ऊतक की परत होती है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए कि लिख लीजिए वृषणों के चारों ओर पतली लचीली संयोजी ऊतक की एक परत होती है जिसे टूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, टूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ये ध्यान रखना है कि टूनिका एल्बुजिनिया होती है वो कहाँ पाई जाती है, टूनिका वेजिनेलिस होती है वो कहाँ पाई जाती है, टूनिका डार्टोस होती है वो कहाँ पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है टूनिका जो एल्बुजिनिया होती है वो कहाँ पाई जाती है, यानी कि जो वृषण होते हैं ना, वृषणों के ऊपर एक पतली लचीली संयोजी ऊतक की परत होती है, उसको क्या बोलते हैं, टूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम बात करें कि जो वृषण होता है ना, देखिए मैं चित्र बना रहा हूँ छोटा सा, पहले समझ लीजिए फिर लिखेंगे। मान के चलिए वृषण की काट है ना, तो वृषण की काट में वृषण होता है वो अनेक पालिकाओं में विभाजित होता है, ठीक है, अनेक पालिकाओं में विभाजित होता है। और देखिए इन पालिकाओं के बीच में अनेक क्या पाई जाती है भैया, शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। जैसे ये पालिका हो गई तो इनमें अनेक शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, अनेक शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती है, जो क्या काम करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। और इन शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं इनके बीच में, जिनको बोलते हैं लीडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स बोलते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने का काम करती हैं। लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं जो टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, उसको स्रावित करने का काम करती है। और देखो वृषण होता है ना, वृषण में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती हैं जर्म सेल्स, जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि आगे जाके वही क्या बनती है, शुक्राणु बनती हैं, है ना, स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि वृषण की वो जनक कोशिकाएं होती हैं, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी सेल्स होती है सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली सेल्स होती है ना, वो क्या काम करती हैं, ये जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं को भोजन प्रदान करने का काम करती है, उनको देखभाल करने का काम करती है, इसीलिए सर्टोली सेल्स होती है, उसको बोलते हैं हम नर्स सेल्स। और क्या बोलते हैं, स्पर्म मदर सेल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जैसे नर्स होती है ना, हॉस्पिटल में मरीज की देखभाल करती है, कभी ये लाई कभी वो लाई कभी ये लाई, है ना, ऐसे माता होती है, माँ होती है, वो बच्चे की देखभाल करती है, ऐसे ही इनका काम होता है शुक्राणुओं की देखभाल करना, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हम स्पर्म मदर सेल्स बोलते हैं। क्लियर, अब इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो इस टूनिका एल्बुजिनिया के द्वारा, इस टूनिका एल्बुजिनिया के द्वारा, इसके द्वारा वृषण अनेक पालिकाओं में विभाजित होता है और उनमें अनेक शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं, अनेक शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। और ये शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती है, क्या काम करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करने का काम करती हैं, जो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अगर ये समझ में नहीं आया ना, ये बोर्ड पे राइटिंग तो ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आप मैसेज कर देना, ये बस आपको तुरंत नोट्स मिल जाएंगे, चिंता मत करो, आप तो बस समझ लीजिए, ठीक है। तो वृषण में जो परत पाई जाती है टूनिका एल्बुजिनिया, उसके द्वारा वृषण होता है ना, वो अनेक पालिकाओं में विभाजित होता है। और उन पालिकाओं में क्या पाई जाती है, अनेक शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। और शुक्रजनन नलिकाएं होती है वो क्या काम करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इसीलिए वृषण की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अब देखिए, अब शुक्राणुओं का निर्माण कौन करेंगी, क्योंकि जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती है ना, शुक्रजनन नलिकाएं, इनमें क्या पाई जाती हैं, जर्मिनल
एपिथीलियम क्या पाई जाती हैं? जर्मिनल एपिथीलियम यानी कि उपकला ऊतक, जर्मिनल एपिथीलियम पाई जाती हैं, वही क्या बनती है आगे जाकर शुक्राणु बनती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करें कि जो शुक्र जनन की प्रक्रिया चलती है, ध्यान रखना पूछा जाता है शुक्र जनन की प्रक्रिया चलती है वो कहां चलती है? शुक्र जनन की प्रक्रिया देखो मैं लिख देता हूं, शुक्र जनन, शुक्र का मतलब शुक्राणु, जनन का मतलब बनने की प्रक्रिया। शुक्र जनन की प्रक्रिया कहां चलती है? देखिए वृषण में चलती है। कहां चलती है? वृषण में। पहला तो नर में चलती है। किस में चलती है? नर में चलती है। और नर में भी कहां चलती है? वृषण में चलती है ना। और वृषण में भी कहां चलती है? शुक्र जनन नलिकाओं में। कहां चलती है? शुक्र जनन नलिकाओं में, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में। ठीक है, शुक्र जनन नलिकाओं में चलती है। इसीलिए वृषण का 90% हिस्सा, वृषण का 90% हिस्सा सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का बना होता है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का बना होता है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का बना होता है। क्या बना होता है? वृषण का अधिकांश हिस्सा, 90% हिस्सा होता है वो इन्हीं के द्वारा बना होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम ये लिख लेते हैं कि जो ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती है ना, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। यही लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 प्रकार की कौन कौन सी पाई जाती है, आगे ऊपर लिखेंगे ना, जगह नहीं है, जगह नहीं, ऊपर लिखेंगे। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। यह रही हमारी सेमनीफेरस ट्यूबुल। दो प्रकार की कोशिकाएं देखिए, एक तो पाई जाती हैं जर्म सेल्स। क्या पाई जाती हैं? जर्म सेल्स पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं इनको? जर्म सेल्स बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? जनन कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनन कोशिका, जो शुक्राणु का निर्माण करती हैं, जो शुक्राणु निर्माण करती हैं, आगे शुक्राणु में परिवर्तित होती हैं। और क्या बोलते हैं इनको? और क्या बोल सकते हैं? यानी कि शुक्राणु की जनक कोशिका। क्या है? शुक्राणु की जनक कोशिका हो गई। ठीक है भैया। दूसरी होती हैं सर्टोली सेल्स। दूसरी कौन सी होती हैं? सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? नर्स सेल्स, नर्स सेल्स बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इनको? इन्हें स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है, पोषण प्रदान करने का काम करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्पर्म मदर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती है ना, उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो पाई जाती है स्पर्मेटोगोनिया, जिनको क्या बोलते हैं हम? यानी कि शुक्राणु की जनक कोशिका बोलते हैं, जो आगे जाकर शुक्राणु बनती हैं। ठीक है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, इनमें लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन होने के बाद क्या होता है? फिर बनती है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनते शुक्राणु को। तो आगे की प्रक्रिया आगे बताएंगे। ठीक है, जब शुक्र जनन और अंड जनन चलेगा। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में, एक तो जर्म सेल्स और दूसरी होती है सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली सेल्स होती है, इनको क्या बोलते हैं? स्पर्म मदर सेल्स बोलते हैं, जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है। चलो आगे, चलो आगे देखते हैं। देखिए 2 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है ना, 2 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बीच में क्या पाई जाती है? लीडिंग सेल्स पाई जाती है भाई। क्या पाई जाती है? 2 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बीच में, देख लीजिए इसको, 2 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बीच में
अनेकों क्या पाई जाती हैं, लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। इनको अंतराली कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराली कोशिका भी बोलते हैं, क्योंकि अंतराल में पाई जाती हैं, शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में पाई जाती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, अंतराली कोशिका बोलते हैं, पाई जाती हैं, जो टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है, जो टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है। ठीक है भाई, तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित करने का काम कौन सी कोशिकाएं करती हैं, लीडिंग सेल्स करती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब ये टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती हैं, इसीलिए जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है ना, उनको हम अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी पढ़ते हैं। इनको अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि उनको बोलते हैं हम जो अपने स्राव को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं। उनके लिए कोई नलिका नहीं होती है, डायरेक्ट अपने स्राव को किसमें छोड़ती हैं, ब्लड में छोड़ती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो स्राव होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। और ये भी तो हार्मोन ही है ना, ये भी तो हार्मोन है। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं वो इसकी तरह कार्य करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। ठीक है भाई, अब देखिए, तो लीडिंग सेल्स भी बोल सकते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक चीज बताऊं आपके लिए, यानी कि देखो, वृषण होते हैं और अंडाणु होते हैं, ये मिश्रित ग्रंथि के उदाहरण है। मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, जो हार्मोन, यानी कि एक तरफ से तो हार्मोन बना रही है और दूसरी तरफ से क्या बना रही है, शुक्राणु। तो जो वृषण होता है ना, उसका अंतःस्रावी भाग हो जाएगा क्या, हार्मोन, और बाह्य स्रावी भाग हो जाएगा शुक्राणु। ठीक है, तो लीडिंग सेल्स होती हैं, उनको हम अंतःस्रावी कोशिका के रूप में पढ़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए, हम बात करें कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं, यानी कि जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है, वो अंत में किस में जाकर खुलेंगी, एपिडिडाइमिस में, सीधी होकर किस में जाकर खुलती हैं, एपिडिडाइमिस में खुलती हैं। तो मैं अब एपिडिडाइमिस की बात करूंगा, दोबारा से रिपीट करवाऊंगा भाई, इसको देख लीजिए एक बार। हम बात करें किसकी, वृषण की। तो वृषण होते हैं, दो होते हैं संख्या में, अंडाकार संरचना होती है ना, अंडाकार संरचना होती है, उसके ऊपर एक परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के द्वारा जो वृषण होता है वो अनेक पालिकाओं में विभाजित होता है। उन पालिकाओं के बीच में अनेक शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं जो शुक्राणु का निर्माण करती हैं, है ना, शुक्राणु का निर्माण करती है। जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो जर्म सेल्स और एक सर्टोली सेल्स। जर्म सेल्स होती है वो शुक्राणु बनाती हैं, और जो सर्टोली सेल्स होती है उन शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, स्पर्म मदर सेल्स बोलते हैं, या वही बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में आते हैं भाई साहब, यानी कि जो वृषण का जो 90% हिस्सा होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के द्वारा ही घिरा रहता है, और दो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में अनेक क्या पाई जाती है, लीडिंग सेल्स पाई जाती है, जो टेस्टोस्टेरोन स्रावित करने का काम करती है। इसीलिए लीडिंग सेल्स को हम अंतःस्रावी कोशिका के रूप में भी पढ़ सकते हैं। अब ये जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं, ये अंत में सीधी होकर डायरेक्ट किस में खुलेंगी, एपिडिडाइमिस में, यानी कि अधिवृषण में। तो अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक अंग। क्या पढ़ेंगे, द्वितीयक अंग में पहला क्या पढ़ेंगे, अधिवृषण। तो आ जाइए भैया लाइन में ना, वृषण को छोड़ो, अब आ जाओ अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। देखिए, ये द्वितीयक अंग का पहला है अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, है ना, इंग्लिश भी जरूरी है, एपिडिडाइमिस। तो देखिए, शुक्र अभिवाहिकाएं, आपने नाम सुना होगा, बास एपरेंटिया, बास एपरेंटिया, बास एपरेंटिया यानी शुक्र अभिवाहिकाएं, शुक्र अभिवाहिकाएं, है ना, वृषण के जिस भाग में खुलती हैं, वृषण के जिस पृष्ठीय भाग में खुलती हैं, उसे क्या बोलते हैं, अधिवृषण कहते हैं। अब देखिए, शुक्राणुओं का निर्माण तो वृषण में हो गया, अब बची कुछ जिम्मेदारी कौन संभालेगा, ये अधिवृषण। अब इसका काम है जो कुछ भी संभालना, ठीक है।
अब यही करेगा सब कुछ काम। तो देखिए क्या क्या काम करेगा भाई, तो देखिए यानी कि जो अधिवृषण होता है ना, इस अधिवृषण में अनेक प्रकार की क्या पाई जाती है, सिलिएटेड सेल्स पाई जाती है, पक्षमावित कोशिकाएं पाई जाती है जो शुक्राणु को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। इसको भी लिख लीजिए, है ना। तो इसमें अनेक क्या पाई जाती हैं, सिलिएटेड सेल्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, शुक्राणुओं को आगे बढ़ने में मदद करती हैं, आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ठीक है। अब देखिए जो एपिडिडाइमिस होता है ना, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। 3 भाग होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला है हेड, दूसरा बॉडी, तीसरा रूट, है ना। हेड, बॉडी, टेल। रूट नहीं बोल सकते, टेल ठीक है ना। टेल यानी पूंछ। और एनाटॉमी में हम पढ़ चुके हैं कि पूंछ वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, कॉडल बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो ये तो हो जाएगा कॉडा एपिडिडाइमिस, कॉडा एपिडिडाइमिस, है ना। और ये हो जाएगा कैपट कॉपट एपिडिडाइमिस, है ना। और इसको बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। ठीक है, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। ये कैपट एपिडिडाइमिस होता है टूनिका एल्बुजिनिया का बना होता है, टूनिका एल्बुजिनिया का बना होता है। ठीक है, टूनिका एल्बुजिनिया का बना होता है भाई। और इसकी जो लंबाई होती है ना, लगभग 33 से 35 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो वृषण को यानी कि अधिवृषण की जो लंबाई होती है ना, वो कितनी होती है, 33 से लगभग 35 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है ना। अब देखिए, अब हम बात करें कि जो अधिवृषण होता है वो क्या काम करता है, इसके कार्य क्या है। कार्य ही तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण तो कहाँ हो गया, वृषण में हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या काम करेगा ये, तो इसको भाई आप लिख लेना। ठीक है, अधिवृषण एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं। देखिए वृषण होते हैं, वृषण में अनेक शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती है। और ये जो शुक्रजनन नलिकाएं होती है ना जितनी भी, ये वृषण के पृष्ठीय भाग में खुलती हैं। ठीक है, यानी कि बास अफ्रेंटिया के रूप में वृषण के जिस भाग में खुलती है उसको क्या बोलते हैं, हम अधिवृषण बोलते हैं ना। अधिवृषण होता है, उसमें क्या पाई जाती है, सिलिएटेड सेल्स पाई जाती है, पक्षमावित कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शुक्राणु को आगे बढ़ने में थोड़ा सा हेल्प करती हैं। इसका जो लंबाई होती है 33 से 35 सेंटीमीटर। 3 भाग होते हैं इसके अधिवृषण के। एक तो होता है जिसको बोलते हैं हम कॉर्पट एपिडिडाइमिस, जो टूनिका एल्बुजिनिया का बना होता है। उसके बाद है कॉर्पस एपिडिडाइमिस और एक है कॉडा एपिडिडाइमिस। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कि फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस, यानी कि एपिडिडाइमिस के कार्य। देखो भाई कोई कमी हो ना तो वो तुमको बतानी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, स्पीड ज़्यादा हो, भाषा समझ में नहीं आ रही हो, है आवाज़ संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, तो तुम ही बताओगे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे क्या पता, वीडियो तुम देख रहे हो। और नोट्स की बोल देना चाहिए तो, है ना, वैसे ही। देखो अब आ जाता भाई सब अपना इस पर फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस, कार्य क्या काम करता है। देखिए एक तो स्पर्म स्टोरेज, स्पर्म स्टोरेज यानी कि शुक्राणु को क्या करता है, अस्थायी भंडारण करता है। शुक्राणु को क्या करता है, भंडारण, स्टोरेज करके रखता है। ठीक है, और क्या काम करता है, स्पर्म ट्रांसपोर्ट यानी कि शुक्राणु का स्थानांतरण करता है। क्या करता है, शुक्राणु का स्थानांतरण। और क्या काम करता है, स्पर्म मैचुरेशन, स्पर्म मैचुरेशन यानी कि शुक्राणु को क्या होता है, पर परिपक्वन होता है। और क्या काम करता है, स्पर्म कंसंट्रेशन, स्पर्म कंसंट्रेशन यानी कि शुक्राणुओं की सांद्रता बनाए रखने का काम कौन करता है, ये एपिडिडाइमिस करता है। ठीक है, ये किसके काम हो गए, ये एपिडिडाइमिस के कार्य हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी,
स्पर्मेटिक कोड की। तो देखिए स्पर्मेटिक कोड क्या होती है ना, इसको समझिए आप। वीडियो भाई लंबा होगा, है ना। देखिए स्पर्मेटिक कोड, स्पर्मेटिक कोड क्या होती है? स्पर्मेटिक कोड एक रस्सीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है? रस्सीनुमा संरचना होती है, जो दोनों वृषण होते हैं उनको लटकाए रखने का काम करती है। किसमें? वृषण कोश में। तो ये जो रस्सीनुमा संरचना होती है ना, ये 7 संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। अब 7 संरचना कौन कौन सी तुम बताएंगे या मैं बताऊं? बताओ। मैं ही बताऊंगा। देखो, तो ये एक रस्सीनुमा संरचना जो बहुत सी संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। कार्य क्या है इसका? कार्य वृषणों को वृषण कोश में लटकाए रखना, लटकाए रखना। ठीक है, तो देखिए मैं चित्र बना रहा हूं आपके लिए। जैसे मान के चलिए वृषण कोश हो गए, और ये हो गए भैया वृषण, है ना, गोल गोल अंडा। ये क्या हो गए? वृषण हो गए। और यहाँ से ये निकल रही है, ये क्या है? ये जो आपको दिख रही है, ये है स्पर्मेटिक कोण। क्या है? स्पर्मेटिक कोण। तो ये 7 संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। ये है निम्न संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? देखिए, पहला है स्पर्मेटिक नर्व। पहला दूसरा कुछ नहीं, कैसे भी लिख सकते हैं। स्पर्मेटिक आर्टरी। तीसरी है स्पर्मेटिक वेन। ये तंत्रिका की सप्लाई करेगी, यह रक्त की सप्लाई करेगी, इस अशुद्ध रक्त को लेकर जाएगी। ठीक है, उसके बाद है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्रीमेस्टर मसल, टूनिका टूनिका वेजिनेलिस, टूनिका वेजिनेलिस। उसके बाद है लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, तो ये इन 7 संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। स्पर्मेटिक फ्लूइड क्या होती है? एक रस्सीनुमा संरचना होती है जो वृषणों को वृषण कोश में लटकाए रखने का काम करती है, और ये निम्न संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। देखिए स्पर्मेटिक नर्व हो गए, स्पर्मेटिक आर्टरी, स्पर्मेटिक वेन, लिम्फेटिक वेसल्स, वास डिफरेंस। ये क्या करती है? तंत्रिका की सप्लाई करती है, रक्त की सप्लाई करती है, अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। ये शुक्राणु का परिवहन करती है, ये तापमान नियंत्रण का काम करती है, ये उसके ऊपर परत होती है। ठीक है, ये लिम्फेटिक वेसल्स होती है जो लिम्फ की सप्लाई करती है। तो जब हम बदियाकरण करते हैं ना, बदियाकरण पढ़ते हैं बॉडी जो कास्टेटर के द्वारा, तो इस स्पर्मेटिक कोड को क्या कर दिया जाता है? यहाँ से दबा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, जिससे क्या होता है? ब्लड की सप्लाई, तंत्र की सप्लाई, नर्व की सप्लाई, सब कुछ बंद हो जाती है। सब कुछ बंद हो जाती है तो वृषणों को रक्त की सप्लाई नहीं मिल पाती। जब रक्त नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पोषण नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्या होता है? ये नष्ट हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो बदियाकरण में क्या करते हैं? इन सभी संरचनाओं को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं बॉडी जो कास्टेटर के द्वारा। तो ये तो हो गई स्पर्मेटिक कोड। अब हम बात करेंगे पेनिस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पेनिस, यानी कि पेनिस के बारे में बाद में कर लेंगे, पहले बात करेंगे वास डिफरेंस। ठीक है, एक ही बात है। शुक्रवाहिनी,
शुक्रवाहिनी, ठीक है, वास्ट डिफरेंस। तो जो वास्ट डिफरेंस होती है वो कॉडा एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण का जो टेल वाला पार्ट होता है ना, वहां से निकलती है और यूरेथ्रा तक पाई जाती है। यूरेथ्रा का मतलब मूत्र मार्ग तक पाई जाती है, ठीक है। तो यह कॉडा एपिडिडाइमिस से लेकर यह है कॉडा एपिडिडाइमिस से लेकर यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग तक पाई जाती है। देखो ये कॉमन ओपनिंग होती है, यानी कि मूत्र मार्ग और जो वीर्य होता है उसके लिए कॉमन ओपनिंग होती है, यानी कि इसी रास्ते से तो सीमन आता है और इसी रास्ते से यूरिन आता है, ठीक है। और देखिए शुक्रवाहिनी होती है वो सीमन का मुख्य रास्ता है, ये सीमन का मुख्य रास्ता है, सभी जानते हैं, ठीक है, सीमन का मुख्य रास्ता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो शुक्रवाहिनी होती है ना, वास्ट डिफरेंस, इसको काट कर बांध दिया जाता है, इसको काट कर बांध दिया जाता है। बांध देंगे तो शुक्राणु बाहर नहीं निकलेंगे, तो पशु में क्या आ जाता है, अस्थायी बांझपन आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी बोलते हैं, नसबंदी बोलते हैं। तो इसको लिख लीजिए, शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, कभी जभी ना, जो कभी जभी बांध दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी। टोमी का मतलब क्या होता है, काटना। वैसे को मतलब वास्ट डिफरेंस, ठीक है, शुक्रवाहिनी को काटना, शुक्रवाहिनी को काटना क्या कहलाता है, वेसेक्टोमी कहलाता है, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं, नसबंदी, क्या बोलते हैं, नसबंदी। तो इससे क्या होगा, अस्थायी बांझपन, अस्थायी बांझपन। जब इसको जोड़ देंगे तो बांझपन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, वेसेक्टोमी बोलते हैं, नसबंदी बोलते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, पशु में अस्थायी बांझपन आ जाता है। देखिए शुक्रवाहिनी का अंतिम स्राव कैसा होता है, फूला हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। शुक्रवाहिनी का अंतिम स्राव फूला हुआ होता है, जिसे एम्पुला कहते हैं, जिसे एम्पुला कहते हैं, जिसे एम्पुला कहते हैं, ठीक है भैया। ये हो गया अपना, क्या हो गया, वास्ट डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेशन की। किसकी बात करेंगे, सेशन की। तो देखिए ये वीडियो लंबा होगा, है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो तो लंबा है। अब हम बात करेंगे भाई साहब पेनिस। सेशन, पेनिस। तो ये नर पशु का कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। क्या होता है, नर पशु का, नर पशु का कोपुलेटरी ऑर्गन। इसका मतलब क्या है, संभोग का अंग, है ना, संभोग का अंग होता है। किसका बना होता है, ये इरेक्टाइल टिश्यू का, इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, जो इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं इसके। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है रूट, जड़ वाला, है ना, नीचे वाला रूट। दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस, ठीक है। 3 भाग होते हैं। अब देखिए ये जो बॉडी वाला पार्ट होता है ना, इस बॉडी वाले पार्ट में एक ऐसा आकृति का घुमाव पाया जाता है, ऐसे
ऐसे ऐसा आकृति का घुमाव पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड फ्लेक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मोइड फ्लेक्सर बोलते हैं। ये सिग्मोइड फ्लेक्सर होता है ना, ये कुत्ते, घोड़े और बिलाव में तो अनुपस्थित होता है। उसके अलावा ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्री स्क्रोटल और एक होता है पोस्ट स्क्रोटल। प्री स्क्रोटल पाया जाता है, वो पाया जाता है कि सुअर में पाया जाता है और एक ऊँट में पाया जाता है। और पोस्ट स्क्रोटल होता है, वो पाया जाता है बुल, बक और रैम, बाबा राम राम। ठीक है, बाबा राम राम में पाया जाता है। ठीक है, तो मैं लिखा रहा हूँ हेडिंग सिग्मोइड फ्लेक्सर। सिग्मोइड फ्लेक्सर क्या होता है भाई, यानी कि सेशन में पाए जाने वाला ऐसा आकृति का घुमाव। जानवर के सेशन में पाया जाने वाला ऐसा आकृति का घुमाव। बॉडी वाले पार्ट में पाया जाता है, ध्यान रखना। ऐसा आकृति का घुमाव क्या कहलाता है, सिग्मोइड फ्लेक्सर कहलाता है। ठीक है, तो कुत्ता, घोड़ा, बिलाव, इनमें तो ये होता है अनुपस्थित, इनमें तो ये होता है अनुपस्थित। और दो प्रकार का होता है, एक तो देखो प्री स्क्रोटल, प्री का मतलब पहले, स्क्रोटल का मतलब स्क्रोटल से पहले, प्री स्क्रोटल। एक होता है पोस्ट स्क्रोटल। तो प्री स्क्रोटल किस में पाया जाता है, सुअर में पाया जाता है और ऊँट में पाया जाता है। पोस्ट स्क्रोटल किस में पाया जाता है, बुल में पाया जाता है, बक में पाया जाता है और रैम में पाया जाता है। ठीक है, इनमें ये पाया जाता है। तो समझ में आया। और कब दिखाई देता है ये सिग्मोइड फ्लेक्सर, ये तभी दिखाई देता है जब सेशन कैसा होता है, शिथिल, उत्तेजित अवस्था में ये दिखाई नहीं देता है। ये शिथिल होता है ना, रिलैक्स होता है सेशन, जब ही दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो हो गई सिग्मोइड फ्लेक्सर की बात। अब देखिए कुछ टर्म है, उनको लिख लीजिए। ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस यही लिख लीजिए। ये जो ग्लांस पेनिस होता है ना, ये अनुपस्थित होता है बिलाव और सुअर में, बिलाव और सुअर में ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, बिलाव और सुअर में अनुपस्थित होता है। अब देखिए मैं मिटा रहा हूँ भाई इसको, है ना। अब देखिए बात करें हम कुत्ते की, तो कुत्ते के सेशन मुंड का, सेशन मुंड यानी वही ग्लांस पेनिस। ठीक है, कुत्ते के सेशन मुंड का पिछला हिस्सा, पिछला हिस्सा अधिक फूला हुआ होता है, अधिक फूला हुआ, अधिक फूला हुआ होता है, जिससे क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लांस, सॉरी कोरोना ग्लांडिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोना, सॉरी ग्लांस, जैसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ बुल्बस ग्लांडिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुल्बस ग्लांडिस, बुल्बस ग्लांडिस बोलते हैं। तो बुल्बस ग्लांडिस किसमें पाया जाता है, कुत्ते में पाया जाता है। कुत्ते का जो सेशन होता है, सेशन मुंड, है ना, तो कुत्ते के सेशन मुंड का जो पिछला हिस्सा होता है वो कैसा होता है, अधिक फूला हुआ होता है। और अधिक फूले हिस्से को क्या बोलते हैं, बुल्बस ग्लांडिस बोलते हैं। देखो जो कोरोना ग्लांडिस होता है वो तो घोड़े में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, घोड़े में पाया जाता है। तो लिख लीजिए घोड़े के सेशन मुंड का, घोड़े के सेशन मुंड का, घोड़े के सेशन मुंड के आधार पर, के घोड़े के सेशन मुंड के आधार पर एक बॉर्डर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक बॉर्डर पाया जाता है जिसको कोरोना ग्लांडिस कहते हैं। बॉर्डर पाया जाता है जिसे कोरोना ग्लांडिस कहते हैं, जिसे कोरोना
ग्लैंडिस कहते हैं। आपको याद ये रखना है, देखो कोरोना ग्लैंडिस किस जानवर में पाया जाता है? घोड़े में पाया जाता है। बुलबुस ग्लैंडिस किस में पाया जाता है? कुत्ते में पाया जाता है। ठीक है, ये तुमको याद रखने ही रखने हैं। अब देखिए ये टर्म आता है यूरेथ्रल प्रोसेस। यूरेथ्रल प्रोसेस, तो पहले इसको आप लिख लीजिए फिर मैं समझाऊंगा। यानी किस में पाई जाती है? तो ये रैम और घोड़े में है ना, रैम एवं घोड़े में ग्लांस पेनिस से बाहर निकला हुआ यूरेथ्रा, बाहर निकला हुआ यूरेथ्रा का अंतिम उभारनुमा सिरा है ना, उभारनुमा अंतिम सिरा क्या कहलाता है? ये यूरेथ्रल प्रोसेस। वो ये प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रवर्ध होता है। और यूरेथ्रा का मतलब वही यूरेथ्रा में, ठीक है। तो रैम एवं घोड़े में जो ग्लांस पेनिस होता है, ग्लांस पेनिस से बाहर निकला हुआ जो यूरेथ्रा, उसका उभारनुमा अंतिम सिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल प्रोसेस बोलते हैं। आपको याद क्या रखना है कि एक तो रैम यानी कि नर भेड़ में पाया जाता है और ये घोड़े में पाया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें प्रीप्यूस की। प्रीप्यूस, तो प्रीप्यूस क्या होती है भाई? प्रीप्यूस बोलते हैं जो सेशन होता है ना, सेशन के ऊपर जो त्वचा पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लांस पेनिस के ऊपर पाई जाने वाली त्वचा की परत, ऐसे बोल सकते हैं। ग्लांस पेनिस के ऊपर पाई जाने वाली त्वचा की परत, पाई जाने वाली त्वचा की परत को क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस बोलते हैं, ठीक है। क्या नहीं, प्रीप्यूस बोलते हैं। ग्लांस पेनिस के ऊपर पाई जाने वाली जो त्वचा की परत होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब देखो जो घोड़ा होता है ना, घोड़े में डबल फोल्डेड प्रीप्यूस पाई जाती है। घोड़े में डबल फोल्डेड प्रीप्यूस पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? घोड़े में, ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ तक लिख लिया, आगे लिखो भाई। आगे हम पढ़ेंगे सहायक जनन ग्रंथि। यहाँ तक अपना प्राइमरी अंग और सेकेंडरी ऑर्गन कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे सहायक जनन ग्रंथियों की, ठीक है। तो देखिए सहायक जनन ग्रंथि, सहायक जनन ग्रंथि। और सहायक जनन ग्रंथियों में पहले पढ़ेंगे हम प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, वो संख्या में एक होती है और सभी जानवरों में पाई जाती है। संख्या में एक होती है। कहाँ पाई जाती है? मूत्राशय के गर्दन पर पाई जाती है। तो लिख लीजिए इसको, मूत्राशय के गर्दन पर पाई जाती है। मूत्राशय के गर्दन पर पाई जाती है ना। इसका स्राव कैसा होता है भाई? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है, जो वेजाइना की अम्लीयता को समाप्त करने का काम करता है। वेजाइना की अम्लीयता को समाप्त करने का काम करता है, तभी तो मीडियम सही बनेगा, है ना। इसका स्राव कैसा होता है? क्षारीय होता है, जो वेजाइना की अम्लीयता को समाप्त करने का काम करता है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोस्टेट ग्लैंड की। अब देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड एकमात्र सहायक जनन ग्रंथि है जो सभी पालतू जानवरों में पाई जाती है। जो सभी पालतू जानवरों में पाई जाती है और युग्म में नहीं पाई जाती। युग्म में नहीं पाई जाती। और खास बात यह है कि कुत्ते में पाई जाने वाली एकमात्र सहायक जनन ग्रंथि है। कुत्ते में पाई
जाने वाली। कुत्ते में और सभी होती है वो एब्सेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, तो अब देखिए हम बात करें सेमिनल वेसिकल की, शुक्राशय की। ठीक है, ये वही प्रोस्टेट, उसके बाद है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। तो शुक्राशय सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए संख्या में 2 होती हैं, संख्या में कितनी होती हैं? 2 होती हैं, और वही मूत्राशय के ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं? मूत्राशय के ऊपर, मूत्राशय के ऊपर पाई जाती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बास डिफरेंस की जो एम्पुला होती है ना वो आकर खुलती है, बास डिफरेंस की एम्पुला आकर खुलती है। और मैंने बताया था तुमको एम्पुला क्या होता है, बास डिफरेंस का अंतिम जो फूला हुआ स्राव होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, और देखिए अब सबसे खास बात ये देखो, जो शुक्राशय होती है ना, इसके स्राव में क्या होता है भाई साहब? इसके स्राव में होता है फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो क्या काम करता है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो सेमिनल वेसिकल होती है, शुक्राशय होती है, उसके स्राव में एक तो फ्रक्टोज पाया जाता है, और भी चीज पाई जाती है, प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, राइबोफ्लेविन पाया जाता है ना, ये चीज पाई जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? शुगर है, शर्करा है, जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, और क्या काम करती है? शुक्राणु को गतिशीलता बनाए रखने का काम करती है, और शुक्राणु के निर्माण में सहायता करती है, उनकी मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। उसके बाद है, मैं मिटा रहा हूं उसको, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, तीसरी है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। भैया वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है यार। तीसरी है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये संख्या में कितनी होती हैं? ये भी संख्या में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2 होती हैं, जो पेल्विक यूरेथ्रा के दोनों ओर स्थित होती हैं, पेल्विक यूरेथ्रा के दोनों ओर, पेल्विक यूरेथ्रा के दोनों ओर स्थित होती हैं। ठीक है, पेल्विक यूरेथ्रा के दोनों ओर स्थित होती है। अब देखो सबसे खास बात यह कि जिसका स्राव होता है, इसका जो स्राव होता है वो श्लेष्मा की तरह बिल्कुल चिपचिपा होता है, श्लेष्मा की तरह चिपचिपा, चिपचिपा होता है। चिपचिपा होगा जो कॉपुलेशन में सहायक होता है, कॉपुलेशन में सहायक होता है, यानी कि संभोग करने में सहायक होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले बताया कुत्ते में प्रोस्टेट के अलावा सभी अनुपस्थित होती हैं, तो कुत्ते बिलाव और मुर्गे में ये अनुपस्थित, सभी अनुपस्थित हुई है। ठीक है, अब देखिए सहायक जनन ग्रंथियों का कार्य। ठीक है, यहाँ तक कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लेना है ना कमेंट करके। अब देखो मैं लिखा रहा हूँ सहायक जनन ग्रंथियों के कार्य, इसको दोबारा से रिपीट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सहायक जनन ग्रंथियों का कार्य, एक तो सेमिनल प्लाज्मा स्रावित करना। क्या कार्य है मेन? सेमिनल प्लाज्मा स्रावित करना, सेमिनल प्लाज्मा स्रावित करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये जो ग्रंथि है ना उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? सेमिनल प्लाज्मा स्रावित करना। और सेमिनल प्लाज्मा का लगभग 60% हिस्सा
कौन बनाती है? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल बनाती है, यानी कि शुक्राशय बनाती है, शुक्राशय बनाती है। और देखिए जो सेमिनल वेसिकल का जो स्राव होता है, स्राव में पाई जाती है सिट्रिक एसिड, है नी, विटामिन सी, राइबोफ्लाविन, फ्रक्टोज ये पाया जाता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, तो ये इनके स्राव में पाया जाता है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सीमन की। सीमन क्या होता है? ठीक है, ये अपना लास्ट टॉपिक है बस, सीमन। सीमन बोलते हैं भाई वीर्य को। किसको बोलते हैं? वीर्य को। तो सीमन दो चीजों से मिलकर बना होता है। देखिए, एक तो सेमिन स्पर्म, एक तो स्पर्म, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। और शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? वृषण में। किसमें होता है? वृषण में होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? वृषण में होता है। दूसरी चीज होती है इसमें सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा स्रावित करने का काम कौन करती है? सहायक जनन ग्रंथियों का स्राव। सहायक जनन ग्रंथियों का स्राव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इसमें? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया अपना, क्या हो गया? नर जनन तंत्र। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ग्रंथियों को। ठीक है, तो सहायक जनन ग्रंथि कितनी होती है? 3 होती है। एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, एक सेमिनल वेसिकल होती है, और एक होती है काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। पहले बात करूंगा मैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो संख्या में 1 होती है, और वो एकमात्र ऐसी सहायक जनन ग्रंथि है जो सभी पालतू जानवरों में पाई जाती है, कुत्ते में भी पाई जाती है। ठीक है, कुत्ते में एकमात्र पाई जाने वाली सहायक जनन ग्रंथि, और एकल पाई जाती है, युग्म में नहीं पाई जाती। ठीक है, ये कोई बात। कहाँ पाई जाती है? मूत्राशय के गर्दन पर पाई जाती है। ठीक है, मूत्राशय के गर्दन पर पाई जाती है। इसका स्राव होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, जो वेजाइना की अम्लीयता को समाप्त करने का काम करता है। उसके बाद में हमने बात की थी सेमिनल वेसिकल यानी कि शुक्राशय की। तो देखो, जो शुक्राशय होती है वो मूत्राशय के ऊपर पाई जाती है, मूत्राशय के ऊपर पाई जाती है। और उसका जो स्राव होता है उसमें क्या पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ना, ये चीज पाई जाती है जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है, शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो ये संख्या में 2 होती है सेमिनल वेसिकल। क्लियर? उसके बाद में हमने बात की थी भैया काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की। तो ये भी संख्या में 2 होती हैं, पेल्विक यूरेथ्रा के दोनों ओर स्थित होती हैं। ठीक है, और इनका स्राव होता है वो कैसा होता है? श्लेष्मा की तरह चिपचिपा होता है, जो कोपुलेशन में सहायक होता है। अब देखिए, ये ग्रंथि होती हैं सेमिनल वेसिकल हो गई, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गई, ये कुत्ते, बिलाव और इनमें अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, मुर्गे में भी अनुपस्थित होती हैं। उसके बाद हमने बात की थी वीर्य की। जो वीर्य होता है, सीमन होता है, वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो स्पर्म, जिनका निर्माण वृषण में होता है। उसके बाद दूसरा है सेमिनल प्लाज्मा, जो सहायक जनन ग्रंथियां वो स्रावित करने का काम करती है और एपिडिडाइमिस करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना नर जनन तंत्र यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।